साल 2013 जब भारत में ऑनलाइन एजुकेशन का नाम तक नहीं था, तब एक आदमी ने सोचा अगर क्रिकेट मोबाइल में खेल सकते हैं तो पढ़ाई क्यों नहीं। और यहीं से शुरू हुआ बायजूस का सफ़र, जो कुछ सालों में अरबों डॉलर की कंपनी बन गया और फिर सब कुछ बिखर गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, जो कंपनी भारत की शान थी वही संघर्ष का प्रतीक बन गई। तो चलिए जानते हैं बायजूस के राइज एंड फॉल की पूरी कहानी। सो वेलकम टू वेक्स अप। ये कहानी है बायजूस रविंद्रन की। बायजूस रविंद्रन का जन्म 1980 में केरल में हुआ था। उनके माता पिता स्थानीय स्कूल में टीचर थे। इनको बचपन से ही मैथ से बहुत लगाव था, इसलिए इन्होंने आगे के कैरियर के लिए भी इंजीनियरिंग चुनी और साल 2000 में इसे पूरा कर लिया। 2001 में एक शिपिंग फर्म में उन्होंने काम करना शुरू किया। उन दिनों रविंद्रन के कुछ दोस्त IIM में एडमिशन के लिए कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। रविंद्रन पढ़ाई में अच्छे थे तो उनके दोस्तों ने उनसे मदद मांगी। रविंद्रन ने न सिर्फ अपने दोस्तों को पढ़ाया बल्कि खुद भी कैट की परीक्षा दी। उनके 12 दोस्तों में से 4 ने कैट क्लियर किया, साथ ही रविंद्रन ने भी, पर उन्होंने IIM ज्वाइन नहीं किया। रविंद्रन ने 2005 में फिर से कैट की परीक्षा दी और 100 परसेंटाइल स्कोर किया। उस साल के वो कैट टॉपर रहे और इस प्रसिद्धि से स्टूडेंट उनसे पढ़ने के लिए लाइन लगाने लगे। इससे रविंद्रन को उनके पैशन के बारे में पता चला कि उनको पढ़ाना पसंद है और यही काम अब वो सारी उम्र करना चाहते हैं। 2006 में उन्होंने कैट के लिए बायजूस क्लासेस नाम से एक छोटी सी क्लास शुरू की, लेकिन जल्द ही ये बड़े ऑडिटोरियम पर शिफ्ट हो गई। उनकी पहली क्लास फ्री, बाकी सब पेड होती थी। रविंद्रन का पढ़ाने का अंदाज बहुत प्रैक्टिकल, वे मार्क्स से ज़्यादा वैचारिक शिक्षा यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करते थे। इसलिए डेमो लेने वाले ज़्यादातर बच्चे उनकी क्लास में इनरोल ही करते थे। इस सक्सेस रेट को देखते हुए इस मॉडल को उन्होंने 4 शहरों में स्थापित किया: मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई। इस दौरान बायजूस की पेरेंटिंग कंपनी बनाई गई जिसका नाम था थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। इसके को-फाउंडर्स उनकी पत्नी व कुछ छात्र थे। 2009 आते आते रविंद्रन ने बायजूस क्लासेस को 9 शहरों में फैला दिया। वे दिन रात मेहनत करते और हर हफ्ते हर शहर में क्लास लेते और अपनी जर्नी के दौरान वो आराम नहीं करते बल्कि वो अपने कंटेंट को और अधिक पावरफुल बनाते। उनकी इतनी मेहनत के कारण बायजूस क्लासेस की डिमांड कई शहरों से आने लगी, पर रविंद्रन ट्रैवल करते इतना थक चुके थे कि हर जगह प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने बायजूस को डिजिटलाइज करने का फैसला लिया। इसके लिए VSAT यानी वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल का यूज़ किया गया और अपने लेक्चर्स को 45 शहरों में प्रसारित किया। इस तरह उन्होंने भारत की पहली एडटेक कंपनी की नींव रखी। 2011 में इसके एक्सपेंशन के लिए थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई और सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा जगत का कोर समझे जाने वाले स्कूल स्टूडेंट के ट्यूशन पर फोकस किया। उस टाइम भारत में 25 करोड़ स्कूल की छात्र थे, इसलिए अगर रविंद्रन को सभी तक पहुंचना है तो उन्हें एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना होगा। अब 2013 में बायजूस को ग्रोथ देने के लिए रविंद्रन ने बायजूस के शेयर बेचने शुरू किए। उन्होंने बायजूस की 26% इक्विटी के लिए महिपाल ग्रुप से 50 करोड़ की फंडिंग ली, जिससे उन्होंने ऐप बनाना शुरू किया। बायजूस ने देखा कि हर छात्र का सीखने का तरीका अलग है, कुछ को टेक्स्ट के माध्यम से, कुछ को वीडियो के माध्यम से समझ आता है। इसलिए इन सब तरीकों को उन्होंने अपने ऐप में डाला। इसके साथ उन्होंने देखा कि बच्चे पहले से फोन में गेम्स और मूवीज पर बहुत ज्यादा समय बिताते थे, तो उन्होंने अपने एजुकेशन कंटेंट को उसी तरह रखा। इसमें उन्होंने टीचर्स के मोशंस, ग्राफिक कलाकारों, 3D डिजाइनर्स और यहाँ म्यूजिशियंस को भी काम पर रखा। फाइनली ये ऐप लॉन्च हुआ 2015 में। इस ऐप के अलावा बायजूस टैबलेट SD कार्ड में प्रीलोडेड कोर्स भी बेचता था। बायजूस की ग्रोथ देखते हुए जून 2015 में सिक्वोया ने बायजूस में $25 मिलियन का निवेश किया। 2016 में मार्क जुकरबर्ग के ऑर्गेनाइजेशन ने भी $50 मिलियन का निवेश किया। अब इनका टारगेट बस सेल्स बढ़ाना था। बायजूस ने सैकड़ों नए इंजीनियर ग्रेजुएट को काम पर रखा और एक एंथुजियास्टिक टीम बनाई। शुरुआत बायजूस के ऐड से होती थी। माता पिता ऐड देखते, फिर ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते। फिर इनकी सेल्स टीम का एक सेल्समैन उन्हें फ़ोन करता और इन पर्सन काउंसलिंग सेशन बुक करता।
पहले वो बच्चे से उसकी हॉबीज पूछता ताकि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो। फिर बच्चे से ऐसे सवाल पूछे जाते जिनका जवाब वो नहीं दे सकता था, ताकि पेरेंट्स के मन में ये कंसर्न डाल सके कि आपके बच्चे का भविष्य संकट में है। अगर तब भी पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते तो वो फिर एक और ट्रिक लगाता और बच्चे से फिर एक सवाल पूछता। जब बच्चा उसका जवाब नहीं दे पाता था तो उसे उस सवाल से रिलेटेड उनकी एक वीडियो दिखाई जाती। फिर दोबारा उस बच्चे से सवाल पूछा जाता और इस बार बच्चा जवाब दे देता। ये देखकर पेरेंट्स को लगता कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। फिर माता पिता की भावना का फायदा उठाते हुए सेल्समैन उन्हें 50% स्कॉलरशिप और 100% रिफंड की पेशकश करता। हार थककर बच्चे के माता पिता को कोर्स दिलाना पड़ता और इस तरह सेल्समैन की एक सेल्स क्लोज हो जाती। इस स्ट्रेटेजी के दम पर बायजूस बुलेट ट्रेन से भी फास्ट रफ्तार लेने लगा। 2018 में $1 बिलियन से ज़्यादा के वैल्यूएशन के साथ यह देश का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बना। 2020 तक इसके 4 करोड़ यूजर हो गए और ग्रोथ $8 बिलियन तक पहुंच गई। कोविड-19 का दौर बायजूस के इतिहास का सबसे डायमंड कहे जाने वाला पीरियड था। इस दौर में ऐप का यूज 60% तक बढ़ गया क्योंकि स्कूल कॉलेज सब बंद और पढ़ाई ऑफलाइन से ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गई थी। एडटेक इंडस्ट्री की इस विस्फोटक वृद्धि को देखते हुए मार्केट में फोमो क्रिएट हो गया, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबको एडटेक में पैसे लगाकर डबल करने थे। 2019 में एडटेक सेक्टर को कुल $429 मिलियन का निवेश मिला था। वहीं 2020 में एडटेक की ग्रोथ $2,220 मिलियन हो गई। हजारों करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलने के बाद बायजूस ने एक एक करके छोटे छोटे प्लेटफॉर्म एक्वायर करने शुरू करे, जैसे व्हाइट हैट JR, टिंकर, टॉपर, ग्रेट लर्निंग, एपिक, स्कॉलर और ग्रेडअप जैसे। इनमें से 3 स्टार्टअप यूएसए के थे और इसके जरिए रविंद्रन यूएस मार्केट में भी अपनी जगह बनाना चाहते थे। इन स्टार्टअप्स को तेजी से ग्रोथ के लिए बायजूस ने $1.2 बिलियन का लोन लिया। ये बहुत बड़ा अमाउंट था और सबसे बड़ी खबर तब आई जब $1 बिलियन में 5 साल पुरानी बायजूस कंपनी ने 33 साल पुराने आकाश इंस्टीट्यूट को खरीद लिया। मार्च 2022 तक 58,000 वर्कर्स और 22 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ बायजूस अपने टॉप पर था। अब यहाँ से बायजूस के साथ कुछ अलग होने वाला था। धीरे धीरे कोविड-19 खत्म हो रहा था। बायजूस की बिक्री वैल्यूएशन की तुलना में बहुत कम रेट से बढ़ रही थी, इसलिए बायजूस ने अपनी सेल्स टीम पर जबरदस्त दबाव बनाना शुरू किया। सेल्स टीम को हर वीक 1.5 लाख की बिक्री करनी थी। जो भी सेल्समैन इस टारगेट के 50% को पूरा नहीं कर पाता था उसे निकालने की घोषणा हुई। इस तरह की खबरें जब मार्केट में आई तो बायजूस पर से धीरे धीरे भरोसा निचले स्तर पर जाने लगा। भले ही बायजूस के सेल्स पर्सन प्रति माह 2.76 लाख की बिक्री कर रहे थे, लेकिन सारे खर्च हटाने के बाद इनका नेट रेवेन्यू सिर्फ 1.6 लाख रह जाता था। इन नुकसानों को देखते हुए बायजूस ने सेल्स पर्सन की फील्ड विजिट पर रोक लगा दी और अब सारी बिक्री फ़ोन कॉल्स पर होने लगे। इस तरह इनकी बिक्री इससे और अधिक गिरने लगी क्योंकि फ़ोन कॉल्स तुलनात्मक रूप से प्रभावी नहीं थे। 2022 के अंत तक बायजूस ने फिर एक चौंकाने वाला अनाउंसमेंट किया। वो अब $200 मिलियन का निवेश करके 500 ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर खोलने वाले थे। आखिर शिक्षा को ऑनलाइन ले जाने वाले इंस्टीट्यूट ने ऑफलाइन सेंटर क्यों खोलने शुरू किए? क्योंकि बायजूस को लगा कि 2-3 साल तक ऑनलाइन पढ़ने के बाद अब बच्चों को इसकी आदत लग गई होगी। पर बच्चे इन्हीं पर भारी पड़ गए। बच्चे घर में रह गए, ऑनलाइन पढ़ाई से थक चुके थे और ऑफलाइन जाना चाहते थे। ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते बच्चे यूट्यूब, इंस्टा पर कब चले जाते थे उन्हें खुद को नहीं पता चलता था। ऑफलाइन में ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था और जहाँ डायरेक्ट टीचर से इंस्ट्रक्शन हो जाता था। बायजूस ने जब फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिपोर्ट जारी की जिसमें उनका रेवेन्यू 2,428 करोड़ और घाटा 4,564 करोड़ था, मतलब उस साल उन्हें हर दिन 12.5 करोड़ का नुकसान हो रहा था। चिंताजनक बात यह थी कि रेवेन्यू का 80% टैबलेट बिक्री से और 20% कोर्स सेल्स से हुआ, मतलब ये एक टैबलेट बेचने वाली कंपनी थी। अब धीरे धीरे टाइटैनिक का जहाज डूब रहा था। माफ करें, धीरे धीरे बायजूस के पैसे खत्म होने लगे। कर्मचारियों की सैलरी अटक गई, लोन के भुगतान रुक गए। कुछ यूएस बेस्ड कंपनी जिन्होंने बायजूस को $1.2 बिलियन का लोन दिया था, उन लोगों ने लोन की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए क्लेम कर दिया और असेट्स और सब्सिडीज लेने की डिमांड की। जहां मार्च 2022 तक बायजूस में एम्प्लॉय 58,000 थे, वहीं जून 2023 आते आते इनकी संख्या 25,000 से भी कम हो गई। बायजूस ने सर्वाइव के लिए एपिक को $500 मिलियन में बेचने की घोषणा की, जो उसने
$1 बिलियन में खरीदा था। फिर सितंबर 2023 में पेमेंट ना कर पाने के कारण बीसीसीआई ने बायजूस पर इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू कर दी और अक्टूबर 2023 में ईडी ने बायजूस पर 9,000 करोड़ के फेमा उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नोटिस रिलीज कर दिया। जनवरी 2024 तक बायजूस की वैल्यूएशन 99% तक गिर चुकी थी। अगर हम इनके करंट सिचुएशन की बात करें तो उन पर अमेरिका और इंडिया दोनों जगह केस चल रहा है। बायजूस ऐप अभी भी वर्किंग है। अब कंपनी के फाउंडर बायजूस रविंद्रन का कहना है कि वो प्रॉफिट नहीं बल्कि ट्रस्ट पर दोबारा फोकस कर रहे हैं। फेल इसलिए हुई कि इन्होंने शिक्षा को शिक्षा नहीं व्यापार बना दिया। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की जगह स्पॉन्सरशिप पे पैसे लगा दिए। इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की ऑफिशियल जर्सी को स्पॉन्सर किया, यहाँ तक कि इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 तक के ये ऑफिशियल स्पॉन्सर रहे। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।